प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल SCS EDU पॉइंट पर। तो आप लोग को जैसा कि ज्ञात होगा कि हम लोग इस समय अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति अर्थात नागरिक शास्त्र के संघवाद नामक अध्याय का, जिसमें कल हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा था कि संघवाद क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, और साथ ही हमने पढ़ा था 73वां और 74वां संशोधन। तो दिल थाम के बैठ जाइए, आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास आने वाली है जिसमें आप पढ़ेंगे संघ, राज्य और समवर्ती सूची के बारे में, जहां से आपके एक बहुविकल्पी सवाल एग्जाम में फिक्स हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कल मैंने आपको बता दिया था कि संघवाद क्या है। संघवाद क्या है अर्थात फेडरलिज्म क्या है। उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जो भारत का संघवाद है वो फेडरेशन नहीं है, भारत का संघवाद यूनियन है। भारत संघ जो है, भारत संघ एकात्मकता, किसका? एकात्मकता का गुण लिए हुए संघीय शासन है। ठीक है, जो कभी एकात्मक हो जाता है तो कभी संघीय हो जाता है। इसीलिए भारत को अर्ध संघात्मक राज्य भी कहा जाता है। भारत को अर्ध संघात्मक राज्य भी कहा जाता है। तो चलिए, कल मैंने आपको दो स्तरीय और त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था के बारे में बता दिया था, जिसमें त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था में एक सरकार नई प्रवेश कर गई थी, जिसे आपने कहा था क्या? स्थानीय सरकार। क्या कहा था आपने? स्थानीय सरकार। और इन्हीं स्थानीय सरकारों को मूर्त रूप देने के लिए हमारे संविधान में 73वां और 74वां संशोधन किया गया था, जो कि 24 अप्रैल 1993 और ये 1 जून 1994 को लागू हुआ था। और कल मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि आपको 24 अप्रैल को ही, ध्यान दीजिएगा, 24 अप्रैल को ही राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस याद रखेंगे आप लोग। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है। चलिए, तो बिना देर किए हुए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं संघ, राज्य और समवर्ती सूची के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे आपको स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे हम लोग 3 सूचियाँ कहते हैं: संघ या केंद्र सूची, फिर राज्य सूची और समवर्ती सूची। कि ये जो केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची है, ये भारतीय संविधान में वर्णित कहाँ है? तो सबसे पहले तो आप इसी बात को जान लीजिए कि जो केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची है, ये भारतीय संविधान में वर्णित कहाँ है, क्योंकि आपसे ये सवाल बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा एक अलग स्लाइड पे ले चलता हूँ, जैसा कि यहीं पे आप देख लीजिए, यहाँ पर क्लीन है। देखिए, तो सबसे पहले आप लिखेंगे केंद्र, राज्य, विधायी संबंध। केंद्र, राज्य, विधायी संबंध हो गया। ये भाग 11 में है, भाग 11, जिन्हें XI लिखा जाता है। कहाँ से कहाँ तक हैं? 245 से 255 तक हैं। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद हैं, जिन्हें आप आगे जब संविधान पढ़ेंगे तो जानेंगे। बस इतना याद रखिएगा अभी कि केंद्र और राज्य विधायी संबंध जो है भाग 11 245 से 255 में है। इसमें जो 246 नंबर आर्टिकल है, इसमें शक्तियों का बंटवारा है। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा लिखिएगा, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, किसमें है? आपका
आर्टिकल 246 में है। ठीक है, उसके बाद जब आप बात करेंगे आर्टिकल नंबर 246, चलिए कोई मतलब नहीं है। उसके बाद ये जो केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची है, इसका वर्णन 7वीं अनुसूची में किया गया है। किसमें किया गया है? 7वीं अनुसूची में किया गया है। इसको आप लिख लेंगे। किसमें किया गया है इसका वर्णन? 7वीं अनुसूची में किया गया है। तो सातवीं अनुसूची में जो केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची है, उसमें कुछ प्रमुख विषय रखे गए हैं। कुछ प्रमुख विषय रखे गए हैं जिन पर केंद्र कानून बना सकता है, राज्य कानून बना सकता है और समवर्ती पर दोनों बना सकते हैं। तो पहले जरा आप इस बात को समझ लीजिए कि जो हमारी सूचियां हैं उन पर कानून कौन कौन बनाता है। तो देखिए जरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि संघ सूची, मैंने बता दिया ना कि ये तीनों की तीनों सूचियां आपको संविधान की 7वीं अनुसूची में मिल जाएंगी। हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12, जिसमें से 7वीं में आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, तो जो आपकी संघ सूची है, संघ सूची, इसके अंतर्गत याद रखिएगा, सबसे पहले आप लिखेंगे संघ सूची, तो लिखेंगे इस सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। इस सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। हो गया ना? ये बात को ध्यान में रखेंगे। आगे लिखेंगे आप लोग, इस सूची में प्रमुख विषय निम्न प्रकार हैं। इस सूची में प्रमुख विषय निम्न प्रकार हैं। एक काम करिए, अभी इसको मत लिखिए, पहले तीनों देख लीजिए, उसके बाद तीनों की सूचियां एक साथ हम अलग अलग कॉलम करके लिख लेंगे। ठीक है, चलिए, तो देखिए पहले आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, संघ सूची। तो मैंने कहा कि जो संघ सूची है इसमें जो भी विषय होंगे उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को होगा। केंद्र सरकार को होगा अर्थात भारत की संसद को होगा, याद रखिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक आया आपका डिफेंस अर्थात रक्षा। तो रक्षा मामले से संबंधित कोई भी कानून बनाना है तो वो भारत की सरकार ही बना सकती है, किसी राज्य की सरकार नहीं बना सकती, याद रखिएगा। भले ही भारत सरकार को वो रक्षा से संबंधित नियम कानून, मान लीजिए आपके उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ही बनाना हो, तो उसमें उत्तर प्रदेश राज्य का कोई योगदान नहीं होगा। उसको बनाने का पूरा कार्य कौन करेगा? भारत सरकार करेगी। इसे ही बोलते हैं हम लोग संघ सूची। ठीक है, उसके बाद देखिए राज्य सूची। तो जो राज्य सूची है इसका जैसा कि नाम ही है राज्य सूची, तो लिखेंगे आप इस सूची में स्थित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकारों को है। कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकारों को है। हो गया? जैसे मान लीजिए पुलिस, तो पुलिस का जो भी नियम कानून बनेगा वो राज्य सरकार बनाएगी, केंद्र सरकार का उसमें कोई योगदान नहीं होगा। केंद्र सरकार का उसमें कोई योगदान नहीं होगा। आप ये बात को जरूर ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो आप जरा इस बात को समझ सकते हैं कि केंद्र सूची में जो राष्ट्रीय महत्व के मामले हैं वो रखे जाते हैं। कैसे मामले रखे जाते हैं? राष्ट्रीय महत्व के मामले रखे जाते हैं। परंतु जो राज्य सूची है उसमें प्रांतीय और स्थानीय महत्व के मामले, अर्थात उसका महत्व उसी राज्य में है तो उसको राज्य सूची में रख दिया जाएगा। लेकिन अगर उसका महत्व पूरे देश में है तो उसको रख दिया जाएगा केंद्र सूची में। किस में रख देंगे जी? केंद्र सूची में। ये होता है। उसका समवर्ती सूची क्या है? तो लिखेंगे आप इसमें उपस्थित विषयों पर, लिखिएगा जब मैं जो बोल रहा हूँ इसको लिखिएगा, इसमें उपस्थित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को है। कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को है। तो आप कहेंगे अच्छा मान लीजिए गुरुदेव कि एक विषय था जैसे वन, ठीक है, तो वन पर दोनों ने कानून बना दिए। मतलब मैंने कहा केंद्र ने भी बना दिए और राज्य ने भी बना दिए। तो आपने कहा तब बताइए अब क्या होगा? एक ही बात पर दो लोगों ने कानून बना दिया। तो मैंने कहा बताइए, कल मैंने आपको पढ़ाया था पावर किसके पास ज़्यादा होती है?
किसके पास ज़्यादा पावर होती है? केंद्र के पास ना। तो केंद्र ज़्यादा पावरफुल है, इसका मतलब माना किसका जाएगा? केंद्र का माना जाएगा। अर्थात प्रभावी किसका होगा? केंद्र का होगा, राज्य का नगण्य हो जाएगा। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो आगे लिखेंगे आप लोग, परंतु परंतु जब दोनों सरकारों में कोई मतभेद होता है तो, परंतु जब दोनों सरकारों में कोई मतभेद होता है तो इस स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। हो गया? केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। चलिए, तो अब देखिए अगला टॉपिक। अच्छा, पहले हम लोगों ने देखा था कि केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची में विषय कौन कौन से हैं, हमें इनको देखना है ना, महत्वपूर्ण विषय। तो अब आप 3 कॉलम बना लीजिए। 3 कॉलम बनाइए। कैसे बनाएंगे आप 3 कॉलम? इस तरह से आप 3 कॉलम बनाएंगे। 3 कॉलम जो आप बनाएंगे, इसमें पहले कॉलम में आप लिखिएगा संघ सूची, दूसरे में लिखिएगा राज्य सूची, तीसरे में लिखिएगा समवर्ती सूची। संघ, राज्य, समवर्ती सूची। हो गया ना? पहले में संघ, दूसरे में राज्य, तीसरे में समवर्ती। चलिए, तो संघ वाले में लिख लीजिए। संघ वाले में आप पॉइंट लिखना शुरू करिए। सबसे पहले लिखेंगे आप रक्षा। संघ वाले में रक्षा, विदेशी मामले, रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, रेलवे। बैंकिंग, संचार, मुद्रा, रेलवे। हो गया? हो गया? उसके बाद नीचे लिख लीजिएगा इस प्रकार, उसी के नीचे लिखिएगा, उसी कॉलम में, इस प्रकार इसमें कुल 100 विषय हैं। कुल 100 विषय हैं। कुल 100 विषय हैं। हो गया? कोष्ठक में लिख दीजिएगा पहले 97। पहले 97। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, अब दूसरा आप राज्य सूची वाले में लिख लीजिए। राज्य सूची में लिख लीजिए पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई, कृषि और सिंचाई। ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद आपका आएगा राज्य सूची में अन्य विषय। अभी कुछ और देखते हैं इंपॉर्टेंट, अलग जगह से अलग स्रोत लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। उसका नीचे लिख लीजिएगा इसी प्रकार कुल 61 विषय हैं। 61 विषय हैं। हो गया? अब इसके कोष्ठक में आप एक बात लिखिएगा। किसमें? राज्य सूची के कोष्ठक में आप एक बात लिखिएगा। कोष्ठक में लिखिएगा पहले 66 थे। पहले 66 थे, परंतु 1976 में 42वें संशोधन से 5 विषयों को समवर्ती सूची में भेज दिया गया। 5 विषयों को समवर्ती सूची में भेज दिया गया। याद रखिएगा आप लोग, 5 विषयों को किस सूची में भेज दिया गया? समवर्ती सूची में भेज दिया गया। हो जाएगा? चलिए, तो ये ध्यान में रखेंगे आप। तो अब तीसरा लिख लीजिए समवर्ती सूची। समवर्ती सूची हो गया? तो समवर्ती सूची में लिख लीजिए
समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में आप लिखेंगे शिक्षा, शिक्षा, समवर्ती सूची में आप लिखेंगे शिक्षा, फिर आपका हो गया वन, वन, उसके बाद आपका हो गया मजदूर संघ, मजदूर संघ, फिर विवाह, 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 फिर गोद लेना, गोद लेना आदि। उसके बाद उत्तराधिकार भी लिख सकते हैं इसी में आप, उत्तराधिकार हो गया। अब इसके कोष्ठक में लिख लीजिएगा, इसमें कुल 52 विषय हैं, इसमें कुल 52 विषय हैं। ये सब काली पेन से लिखिएगा, यही आपको याद करना है कितने विषय हैं इसमें। राज्य वाले में 61 और केंद्र वाले में 100 और इसमें टोटल 52। इसमें लिख लीजिए कोष्ठक में पहले 47 थे, पहले 47 थे। तो कैसे हुआ जी, जो 5 आपकी राज्य सूची से काटे गए थे वही तो 5 समवर्ती सूची में डाल दिए गए। ठीक है, तो समवर्ती सूची में डालने से केंद्र को फायदा क्या हुआ कि जिस विषय पर पहले केवल राज्य सरकार कानून बना सकती थी, अब उस विषय पर केंद्र भी कानून बना सकती थी। और अगर दोनों में टकराव होता तो मान्य किसका होता, केंद्र का ही होता। इसका मतलब समवर्ती सूची में डालने से घाटा किसको हुआ, राज्य को हुआ, केंद्र को तो हुआ नहीं, केंद्र को तो फायदा मिल गया। केंद्र पहले उस विषय पर नहीं बना सकता था लेकिन अब बना सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची। जरा कुछ और इम्पोर्टेंट विषयों को देख लेते हैं। केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची के कुछ इम्पॉर्टेंट विषयों को भी देख लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद बातचीत आगे बढ़ाते हैं अपनी। तो यहाँ पे आ जाइए आप। तो आपने रक्षा लिख लिया था, फिर उसके बाद आपने विदेशी कार्य लिख लिया था, विदेशी कार्य, विदेशी मामले हो गया था, बैंकिंग, संचार, रेलवे। चलिए, संचार तो हो गया था इसी में, मुद्रा भी हो गया था। जनगणना लिख लीजिएगा, जनगणना, जनगणना लिख लीजिएगा, जनगणना बढ़ा लीजिए, जनगणना, जनगणना हो गया। उसके बाद उसी में बढ़ा लीजिएगा अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य। बैंकिंग और बीमा तो आपने लिखे था, बीमा बढ़ा लीजिए, बैंकिंग के बगल में बीमा बढ़ा लीजिए, उसी के नीचे उसी कॉलम में लिखिएगा, जो संघ सूची वाला आपने कॉलम बनाया था उसी में नीचे इन पॉइंट्स को करके बढ़ा लीजिए। ठीक है, चलिए अब आ जाइए। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, देखिए 66 विषय थे परंतु 5 विषयों को हटा दिया गया। तो आप एक बात करिए, नीचे इंडिकेट पॉइंट लिखिए, सारणी के नीचे इंडिकेट पॉइंट अलग से बोले। 42वें संशोधन से, 42वें संशोधन से हो गया समवर्ती सूची में भेजे गए 5 विषय, समवर्ती सूची में भेजे गए 5 विषय। तो पहला लिखिएगा आप शिक्षा। देखिए, पहले शिक्षा पर कानून केवल राज्य बना सकता था, परंतु 1976 में इसे भेज दिया गया किस में, इसे भेज दिया गया समवर्ती सूची में। कहाँ भेज दिया गया, समवर्ती सूची में, जिससे उस पर अब कानून केंद्र भी बना सकता है और झगड़ा होगा तो केंद्र का ही मान्य होगा। उसके बाद लिख लीजिए बाट माप, दूसरा बाट माप, तीसरा जंगल, तीसरा जंगल हो गया। उसके बाद चौथा न्याय का प्रशासन, चौथा न्याय का प्रशासन। उसके बाद 5वां जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण हो गया ना, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद राज्य सूची में कुछ विषय जो हम लोग लिख रहे थे,
उसमें से आपने देखिए रेलवे जो है, रेलवे ध्यान दीजिएगा, रेलवे जो है केंद्र में है, संघ में, लेकिन रेलवे पुलिस जो है, रेलवे पुलिस वो राज्य का है। रेलवे पुलिस जो है राज्य का है। तो इसमें राज्य वाले में रेलवे पुलिस बढ़ा लीजिए आप, राज्य वाले में रेलवे पुलिस बढ़ा लीजिए, राज्य वाले में रेलवे पुलिस बढ़ा लीजिए। उसके बाद राज्य वाले में एक और बढ़ा लीजिए, स्थानीय सरकार, वही जो हमने ग्राम पंचायत और जी नगर पालिका की बात किया, वो इसी के अंतर्गत आते हैं। हो गया। चलिए, कृषि, आय पर कर, उसके बाद भूमि कर लिख लीजिए, भूमि कर बढ़ा लीजिएगा उसी में, भूमि कर, भूमि कर। हो गया ना। चलिए, तो ये बस हो गया आपका। अब उसके बाद जरा आप एक बात लिखिएगा, बोले बोले हम, लिखिए एक इंडिकेट पॉइंट, फिर आप नीचे लिखिएगा एक इंडिकेट पॉइंट। क्या आप लिखेंगे, ये आपकी पेपर की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, कॉपी में लिखे रहिए, जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए बहुविकल्पी में सवाल आ ही गया, तो क्या करेंगे आप, नागरिक शास्त्र है ना, तो बहुविकल्पी में सवाल आ भी सकता है। तो क्या लिखेंगे आप, केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर कब कानून बना सकती है। केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर कब कानून बना सकती है, कब कानून बना सकती है। हो गया। तो लिखिए, पहला नंबर लिखेंगे आप लोग, पहला नंबर, पहला नंबर में लिखिएगा, यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे। उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो हो गया। चलिए, दूसरा नंबर लिख लीजिएगा, दूसरा नंबर, आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में, देखिए ध्यान से, राज्यसभा जब 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी ना, तभी केंद्र जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना पाएगा। मतलब राज्यसभा ने कहा कि हम आपको एक प्रस्ताव देते हैं कि आप राज्य सूची के विषय पर कानून बना दीजिए, हम कहते हैं कि आप बना दीजिए, तो केंद्र बना देगा, परंतु कितने लोग का समर्थन चाहिए, 2/3 लोग का समर्थन चाहिए। ठीक है। दूसरा आपने लिख लिया आपातकाल। तीसरा आप लिख लीजिए, तीसरा, दोनों राज्यों की सहमति से, दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति से, दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति से। हो गया। दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति से। उसके बाद एक और लिख लीजिएगा, एक और, बोले, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार को लागू करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार को लागू करने के लिए। हो गया। चलिए, तो इसका मतलब क्या निकला कि भारत की सरकार जो है 4 परिस्थितियों में, 4 परिस्थितियां हो गई ना, तो 4 परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। ये बात को आप ध्यान में रखेंगे, तो उन बातों को जरूर ध्यान में रखिए। तो इस प्रकार से आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची समाप्त हो जाती है। ठीक है। चलिए, अब जरा यहाँ पे एक टॉपिक हम लोग देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर के लिए विशेष स्थिति, जम्मू कश्मीर के लिए विशेष स्थिति। तो ये हेडिंग अब आपकी समाप्त हो चुकी है। कैसे, जो जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति थी वो आर्टिकल 370 के तहत उसे दी गई थी। किसके तहत, आर्टिकल 370 के तहत उसे दी गई थी, जिसका जो प्रारंभ है 17 नवंबर 1952 से हुआ था, परंतु पूर्ण रूप से 1954 में राष्ट्रपति के एक आदेश के द्वारा लागू हुआ था। 1954 में राष्ट्रपति के एक आदेश के द्वारा लागू हुआ था।
हो जाएगा, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, परंतु नीचे अब लिखेंगे आप लोग, नीचे इंडिकेट करके लिखिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आर्टिकल 370 को अब समाप्त कर दिया गया है, तो लिखेंगे, बोले इंडिकेट पॉइंट लिखिए। आर्टिकल 370 को, आर्टिकल 370 को 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019 के एक प्रस्ताव के द्वारा समाप्त कर दिया गया। 5 अगस्त 2019 के एक प्रस्ताव के द्वारा समाप्त कर दिया गया, याद रखिएगा। और उसे दो छोटे राज्यों, सॉरी, दो केंद्र शासित प्रदेशों, दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। हो गया। तो अब आप याद रख लीजिए, जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, जम्मू कश्मीर है केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। और जो लद्दाख है वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। नहीं तो पहले दोनों एक ही में थे, लेकिन अब दोनों को अलग कर दिया गया है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, अब उसके बाद देखिए क्या हुआ यहाँ पर कि आर्टिकल जो 370 था, इसके तहत जो नियम कानून थे ना, वो बड़े अटपटे थे। अटपटे का मतलब समझ रहे हैं आप, कि जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा थी ना, याद रखिए, जब वो अनुमति देती थी तभी उस पर संविधान के प्रावधान लागू होते थे। मतलब अगर ये जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने कह दिया कि हमारे यहाँ पे कानून लागू नहीं होंगे, तो नहीं हो सकते थे, याद रखिएगा आप लोग। उनका अलग ही नियम कानून चलता था। वहाँ पे जानते हैं क्या नियम था? कि जम्मू कश्मीर में कोई बाहर का व्यक्ति जाके ज़मीन नहीं खरीद सकता है। जम्मू कश्मीर में कोई बाहर का व्यक्ति जाके ज़मीन नहीं खरीद सकता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और वहाँ की अगर एक औरत जो है बाहर के व्यक्ति से, अर्थात किसी राज्य, भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर लेती है, याद रखिएगा, किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से क्या कर लेती है? विवाह कर लेती है, तो उसका उस राज्य से हक समाप्त हो जाता है। अर्थात वह या उसका पति उस राज्य में कोई भी जमीन नहीं खरीद सकते हैं, याद रखिएगा आप लोग। ये था जम्मू कश्मीर का अस्थायी उपबंध, जिसे समाप्त कर देने से अब पूरे देश का कोई भी व्यक्ति जाके वहाँ पे ज़मीन खरीद सकता है। पूरे देश का कोई भी व्यक्ति जाके वहाँ पे अपनी ज़मीन खरीद सकता है। वहाँ की अगर कोई लड़की भारत के किसी राज्य से किसी अन्य व्यक्ति से शादी करती है, तो वहाँ पे जाके हंसी खुशी रह सकती है। उसका पति वहाँ की सरकारी नौकरी में अप्लाई कर सकता है, नौकरी पा सकता है। अन्यथा पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, उसके बाद नीचे एक इंडिकेट पॉइंट और लिख सकते हैं आप लोग, कि यह परिवर्तन 31 अक्टूबर 2019 से लागू हो गया था। अर्थात 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, उसके बाद अब आपसे यहाँ पे आ रहा है कि सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए कि यहाँ पे देखिए केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश का मतलब क्या है? कि हमारे यहाँ राज्य तो हैं राज्य, परंतु कुछ ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र हैं जिन्हें एक तो स्वतंत्र नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत छोटे हैं। दूसरा, किसी प्रांत में इनको विलीन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी प्रांत में इन्हें विलीन कर देंगे तो इनका अस्तित्व समाप्त हो सकता है। इसीलिए इनको केंद्र सरकार ने अपने अंडर में लेकर रखा है। केंद्र सरकार ने अपने अंडर में लेकर रखा हुआ है, जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश क्या है, तो ऐसे क्षेत्र जिन पर नियम कानून बनाने का अधिकार, अर्थात शासन करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है, केवल केंद्र सरकार के पास है, केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं। हो जाएगा, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जरा आप बताइए कि भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? बताइए जरा। तो
कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए, पूछा जाएगा आपसे। भारत में कुल 28 राज्य हैं। कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले थे 7, लेकिन जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना तो 7 के बाद हो गए 9। 7 के बाद हो गए 9, परंतु बाद में जनवरी के महीने में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बनने के बाद कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। याद रखिएगा, हमारे यहाँ पहले थे 29 राज्य। कितने थे? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। कितने थे? 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, 29 और 7। परंतु ध्यान दीजिएगा, परंतु हुआ क्या कि जब जम्मू कश्मीर को समाप्त किया गया, किसको? जम्मू कश्मीर को। तो जम्मू कश्मीर को समाप्त करने के बाद उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ दिया गया। तो राज्य आपका एक कम हो गया, 28 हो गया, और आपका केंद्र शासित प्रदेश 7 से बढ़ के 9 हो गया। परंतु उसके कुछ ही महीनों के बाद 2 केंद्र शासित प्रदेशों, लिख लीजिएगा, 2 केंद्र शासित प्रदेशों दादरा और नगर हवेली, दादरा ये ऐसे लिखिएगा, दादरा नागर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो देखिए 9 लोग थे, 9 में से 2 लोग को मिलाकर 1 मान लिया गया, तो 7 हो गया, 7 में 1 जुड़ गया तो 8 हो गया। इसलिए अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, एक सवाल उठा था आपका कि जो हमारा संघवाद है वो चलता कैसे है। ठीक है, तो पहली बात, यहाँ पे एक बात दिख रही है आपको, थोड़ा सा इसको जानना जरूरी है, जानना चाहिए आपको। लिखा हुआ है कि संघ और राज्य के मध्य सत्ता के बंटवारे को, सीमा को निर्धारित कर रहा है कौन? हमारा संविधान। अधिकारों के इस बंटवारे या साझेदारी में परिवर्तन करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती है। तो कल मैंने आपको बता दिया था संघवाद की विशेषता में ही, किसी ऐसे भी परिवर्तन के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, और फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी होना भी आवश्यक है। जैसे आप जरा समझिए इस बात को, मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कि ये हमारे देश की संसद है, संसद। इसमें टोटल जो हैं 100 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 100 सदस्य। और यहाँ पर हमारे छोटू मान के लिए 10 राज्य हैं। कितने राज्य हैं जी? 10 राज्य हैं। ठीक है, ये 10 राज्य हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पे आपको 2/3 बहुमत चाहिए। 2/3 का मतलब समझ रहे हैं? इसमें 2/3 का गुणा करिए तो लगभग आएगा आपका 66.66, मतलब मैं कह दूँ 67। तो अगर 100 में से 67 सदस्य आपके पक्ष में वोट करेंगे, 67 सदस्य, तब तो आप इसमें परिवर्तन करने का विचार कर सकते हैं। परंतु ऐसे ही नहीं, आपने यहाँ से परिवर्तन किया तो यहाँ पे जो 10 राज्य थे ना, 10 में से कम 6 आपके, ध्यान दीजिएगा, कम से कम 1 2 3 4 5 6 आपके समर्थन में होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको कम से कम 67 वोट चाहिए और कम से कम आपको 6 राज्यों का समर्थन भी चाहिए। तब आप केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के बंटवारे में कोई संशोधन कर सकते हैं। आप इस बात को जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आपकी जो अगली हेडिंग होती है शुरू, वो लिखा हुआ है संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए अब इंपॉर्टेंट एक हेडिंग बची हुई है बस, विकेंद्रीकरण। लेकिन इसमें आपको एक भाषाई राज्य के बारे में बात करनी है और फिर अनुसूचित भाषाओं के बारे में बात करनी है। तो इन 2 बातों के बारे में कल हम लोग बात करेंगे, लगभग शुरुआती 5 मिनट में। फिर हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे सत्ता का विकेंद्रीकरण, और कल ये क्लास समाप्त हो जाएगी। परसों से हम लोग अगले अध्याय का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार, गुड बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए। ठंडी का मौसम है, सोते रहिए और सुलाते भी रहिए। हैं, सही है क्या? नहीं, पढ़ते रहिए और पढ़ाते भी रहिए। सोना बंद करिए, रजाई से बाहर निकलिए और पढ़ाई लिखाई करिए। चलिए।